तो आज हमको पढ़ना है बैंकिंग सिस्टम। इसमें कुछ कुछ चीजें हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग वो आई थिंक तुम लोग को पता होगी। राइट, इसमें ज़्यादा बताने की चीज़ है भी नहीं, प्लस इतना क्वेश्चन आया भी नहीं है। आरबीआई, कौन सा एक्ट था आरबीआई का, किस ईयर में था? आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। अपने पीसीएस वगैरह के लिए एक डिफरेंस याद रखना, ठीक है। एक्ट 34 का है लेकिन इस्टेब्लिश 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ठीक है, अब था तो ये एक्ट 1934 का। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 पास हुआ था। आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप 1948। ठीक है, इसके थ्रू इसको इंडिपेंडेंट इंडिया में लाया गया था और नेशनलाइजेशन इसी एक्ट के थ्रू नेशनलाइजेशन हो गया था तुम्हारा 1 जनवरी 1949 को। तो नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, थोड़ा फैक्ट चेक बता दो, हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का? मुंबई। मुंबई, चलो बढ़िया। पहला गवर्नर कौन थे आरबीआई के? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख। ठीक है, करंट में क्या स्ट्रक्चर है आरबीआई का? 1 गवर्नर प्लस 4 डिप्टी गवर्नर। ओके, अब आते हैं मेजर काम पे। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग ऑफ इंडिया ज़्यादा कुछ करने वाला है नहीं उसमें। ओके, ब्रीफ हिस्ट्री, कौन कौन से बैंक, अभी एसबीआई वगैरह का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी एग्जाम्स के लिए जो मतलब ये होता है काम आ जाता है। फर्स्ट बैंक कौन सी इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी? क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ओके, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने किया था 1770 में। अब इसको कैसे याद कर सकते हो? औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में। ठीक है, तो 1707 में पहली बार 1770 में, तो दोनों डेट्स याद रहेंगी तुम्हें। फिर तुम्हारी अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ बैंक के इस्टेब्लिश करी थी। ठीक है, अब इसको कैसे याद कर सकते हो? ईस्ट इंडिया ने कैसे इस्टेब्लिश करी? सबसे पहले ईस्ट इंडियन रूल करने क्या कलकत्ता शुरू किया, तो कलकत्ता में इस्टेब्लिश करी होगी। फिर उन्होंने बॉम्बे में करी होगी, फिर मद्रास में करी होगी। तो जिस हिसाब से वो रूल करते थे उस हिसाब से वो इस्टेब्लिश करते गए। फिर जो यही बंगाल, मद्रास और कलकत्ता के बैंक थे, इनको मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये सेम काम करता था जो आज हमारी आरबीआई कर रही है। ठीक है, आरबीआई नहीं है बट फंक्शन दोनों का सेम था। ठीक है, सबसे पुराना ऑपरेटिव बैंक कौन सा है इंडिया का? पंजाब नेशनल बैंक। ये तो इलाहाबाद होगा। इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद बैंक। लेकिन अभी भी इसको
तुम्हारा इंडियन बैंक्स के साथ मर्ज कर दिया गया। अब ये भी पूरी एस्टेब्लिश एंटिटी नहीं है। फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक कौन सा है? अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, इसको इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक तुम्हारा, अभी तक जितने बैंक इससे पहले बने थे, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक तुम्हारा एस्टेब्लिश हुआ था 1894। ठीक है, 994, 1894। पीएनबी बना था। पीएनबी की खासियत क्या थी? पहला बैंक था जो प्योरली इंडियन फंड से बना था, कोई भी फॉरेन फंड या कंट्रीब्यूशन नहीं था। ठीक है, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, प्योरली इंडियन फंड से। अब मुझे ये बताओ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तुम्हारा इंडिपेंडेंस के बाद क्या बनाया गया था? नाइनटीन 55 में यही इंपीरियल बैंक बन के तुम्हारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया था। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। कितनी बार नेशनलाइजेशन हुआ है तुम्हारे बैंकिंग के सेक्टर में? होता क्या नेशनलाइजेशन? अच्छा, नेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है? नेशनलाइज बैंक होता है जैसे एक मॉडल फॉलो किए थे ना हम लोग, हेरोल्ड डॉमर मॉडल, जो सेविंग्स होता है, फिर बैंक होता है, फिर इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब उसका प्रोसेस। मुझे इसका मतलब बताओ। नेशनल गवर्नमेंट किसी कंट्रोल ले लेती है, किसी भी ओनरशिप चीज का, मेजर। हाँ, नेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है? सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सोशल कंट्रोल डालती है कोई भी बैंक पे, जिसमें ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया था। उसमें बैंक, जो भी बैंक 50 करोड़ रुपया से ज्यादा का रहता है ना, सब भूल गए, कुछ तो था ऐसा, भूल गए। सही है। अरे सीधे नेशनल, कल क्वेश्चन जब सॉल्व करे तो मैंने बताया था ना, बहुत ज्यादा मत सोचा करो। ठीक है, जितना क्वेश्चन में लिखा है जो वर्ड है सिर्फ उसका कॉमन सेंस से लॉजिक सोचा करो। नेशनलाइजेशन मतलब किसी भी प्राइवेट एंटिटी का गवर्नमेंट कंट्रोल में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, उसको नेशनलाइजेशन बोलेंगे। तो तुम्हारा सबसे पहला प्रोसेस कब हुआ था? 1969 में। ओके, दूसरा 1980 में। 1980 में। अभी रिसेंटली कुछ हुआ है? रिसेंटली जो 14 बैंक्स को मर्ज किया गया था, क्या उसी के बारे में कह रहे थे? वही पूछ रहे थे, क्या वो नेशनलाइज? हाँ, 14 बैंक्स जो था उनको एक दूसरे के साथ मर्ज किया गया था। मैं ये पूछ रहा हूँ, मर्जर ऑफ बैंक्स क्या नेशनलाइजेशन होता है? आर दे इक्वल और नॉट? आई थिंक मेरे को नहीं पता। मर्जर ऑफ बैंक्स क्या भाई? नेशनलाइजेशन मतलब तुम ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो गवर्नमेंट को, यही तो पढ़ा ना अभी। तो मर्जर ऑफ बैंक्स में तो कोई बात नहीं, मर्जर ही तो, दो बैंक को मिला दिया, ओनरशिप गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट मर्ज कर रही तो वो ऑलरेडी नेशनलाइज्ड ही होंगे ना, प्राइवेट को थोड़ी ना मर्ज कर देगा गवर्नमेंट। ओके, तो कोई जरूरी मर्जर ऑफ बैंक्स तुम्हारा नेशनलाइजेशन नहीं होता, बल्कि नेशनलाइज बैंक का ही तुम गवर्नमेंट मर्जर कर सकती है। इस चीज को डिफरेंस याद रखना। जो नेशनलाइज बैंक होती है उसी को गवर्नमेंट मर्ज कर सकती है। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए ना, तब तो मर्ज करेगी। जी जी बिल्कुल। हाँ, नहीं तो अगर प्राइवेट एंटिटी का कंट्रोल है तो या तो वो जो तुम्हारा अभी आगे हम लोग पढ़ोगे आईबीए के थ्रू जाएं। ठीक है, तो वो अपना दिवालिया वगैरह डिक्लेयर करेंगे ना कि हम बैंकरप्ट हो गए, तो उस हिसाब से फिर पूरा प्रोसेस चलेगा। फिर गवर्नमेंट वो पूरी रूलिंग जाएगी, उनका जजमेंट हो गया, फिर उनको रिवाइवल का प्रोसेस करा जाएगा। तो वो अलग प्रोसेस है प्राइवेट एंटिटीज का। सीधे अगर डिसीजन लेना है तो गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक का ही मर्जर कर सकती है, या फिर जो आरबीआई के सिंपल है
आरबीआई के कंट्रोल में हो। ओके, सर बैंक तो सारी आरबीआई के कंट्रोल में होती हैं। गवर्नमेंट, अरे जिनमें, अच्छा ये मुझे बताओ, नेशनलाइजेशन वाली जितनी बैंक्स होती हैं वो गवर्नमेंट में, उनका गवर्नमेंट का शेयर कितना होता है उसमें? 18%। 51% अबव। हाँ, 51% अबव। 51% अबव होगा। कोई जरूरी नहीं कि 100% गवर्नमेंट का ही कंट्रोल हो, उसमें प्राइवेट एंट्री, जैसे तुम्हारी जो इसी वजह से 49% रहता है जिसका मतलब प्राइवेट पार्टी का और मतलब बैंक्स का, और क्या कहते हैं 51% रहता है गवर्नमेंट का, ताकि अपना कंट्रोल बनाए रखे। हाँ, अब जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक है, ठीक है, अब एसबीआई है और एक इंडियन ओवरसीज बैंक है, दोनों नेशनलाइज बैंक, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा है rather than एसबीआई में। ओके, और दोनों के स्टॉक मार्केट में है, तो तुम इनके शेयर्स ले सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ओके, लेकिन मेजॉरिटी शेयर हमेशा गवर्नमेंट के पास रहेगा, ये नेशनलाइज मतलब होता है। तो ऐसी जो बैंक है जिसमें गवर्नमेंट का मेजर कंट्रोल है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट चाहे तो अगर देखेगी, आरबीआई से कंसल्ट करेगी, अगर ऐसा कुछ है तो सीधे वो मर्ज कर देगी। ओके, गड़बड़ होगा कुछ तो। अभी तुम्हारी कुछ 12 बैंक्स हैं जो नेशनलाइज है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, मैं सॉरी पंजाब नेशनल बैंक है, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब। अब हम आ जाते हैं आरबीआई से, शुरू करते हैं, फिर नीचे धीरे धीरे पूरा सिस्टम समझते हैं, स्ट्रक्चर। आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ जल्दी जल्दी। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ठीक है। दूसरा अच्छा, अगर मैं ये पूछूं, बैंकर्स टू बैंक। हाँ एक मिनट, ठीक है, चल पहले तुम लोग बोलो, बैंकर्स टू बैंक। सर पहले आप क्वेश्चन तो बोलिए। नहीं नहीं, वो बाद में पूछूंगा, पहले बताओ। बैंकर टू गवर्नमेंट भी है। सर आरबीआई प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन दोनों प्रोवाइड करती है एज अ ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। वो तो हो गया ना, बैंकर टू गवर्नमेंट में खत्म हो गया टॉप पूरे सर एक उसको लाइन लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं, जब लेंडर कोई हम्म, हाँ जब और करेंसी इशू करती है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम अंडर। करेंसी इशू का हो गया, चलो बढ़िया। और बताओ। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट और डेवलपमेंटल रोल। डेवलपमेंट रोल। और क्या एक पॉइंट इसमें करेंसी में ऐड के अलावा यही करेंसी वाला ही ऐड कर सकते हैं कि ऑल नोट्स एक्सेप्ट ₹1 वो एंड इसी में कॉइन्स आर आएगा, इशूड बाय सेम ही चीज है। एनबीएफसीज को कंट्रोल करती, कुछ एनबीएफसीज तुम्हारी आरबीआई के अंडर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। तो फिर कोऑपरेटिव बैंक्स भी तो आ जाएंगे। वो तो इसी में आ जाएगा, बैंकर टू द बैंक में। वो तो पूरा बैंकिंग हमने ले लिया ना एक साथ, ब्रॉडर टर्म्स में। रेगुलेटर तो बोल दो, इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन। हाँ तो रेगुलेटर, फैसिलिटेटर, ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन सुनो, सबसे पहले इजी क्वेश्चन पे आते हैं। पता नहीं तुम लोग के लिए इजी है कि नहीं, तब भी पूछ लेता हूँ मैं, मेरा मन कर रहा है। गवर्नमेंट, हमने बोला आरबीआई इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, पहले इसको क्लैरिफाई करो। दोनों गवर्नमेंट आते हैं। दोनों गवर्नमेंट आती। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसको आरबीआई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती है? आरबीआई इज नॉट अ बैंकर टू दैट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। बताओ बताओ। ऑप्शन दीजिए। ऐसा कौन सा स्टेट जिसको आरबीआई पैसा ही नहीं देती है? पैसा देने की बात नहीं है, हमने बोल, अब
हाँ सारे फैसिलिटेट नहीं करती किसी तरह का। बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट का अकाउंट जो होगा वो किसके पास होगा? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका अकाउंट आरबीआई नहीं मैनेज करती है? नहीं, दिल्ली सर। दिल्ली। दिल्ली का क्यों नहीं मैनेज करेगी भाई? सर ऑप्शन दीजिए, आपने ऐसा ऑप्शन ऑप्शन दीजिए एक बार। ये सर ऑप्शन प्लीज ऑप्शन। तीसरा। हाँ सिक्किम या ही होगा। गोवा से कोई। नहीं सर सिक्किम। सिक्किम है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम जो है वही वो तो। इसको करती है। ठीक है, चलो। ये ऐसे ही बस मैंने कर दिया। इन कभी कभी ना वो स्टेट पीएससी में कभी कभी वो पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। एक जी फैक्ट थोड़ा लेकिन सा सर है। ऐसा क्यों है, क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम का होगा कुछ फंड्स पहले से वो हो गया उस टाइम पे। सिक्किम एक्चुअली तुम्हारा हुआ क्या था? सिक्किम अच्छा यही बता दो। हाँ, बिहार देने जा रहे हो ना तुम लोग, जो बिहार भी जाने जा रहे हो। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर सिक्किम को फुल फ्लेजेड स्टेट बनाया गया था? इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, 71 शायद, 71 में। 70। अच्छा 71 ईयर कैसे? बता, ईयर पीआरआई बता, से पहले ही हो जाएगा क्या? नहीं, ईयर बता। 1990 से अरे वो 1971 ईयर में बता, शायद हुआ था ना। अमेंडमेंट नहीं बता रहा। ये अमेंडमेंट थोड़ी बता रहा। नहीं पता, अंधे बच्चों। जो लोग देने जा रहे हो 35th और 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ के जाना, ठीक है। हाँ अब दोनों में सर याद आ डिफरेंस, गया। ये दोनों में डिफरेंस क्या है तुम पढ़ना जाके। दोनों सिक्किम से रिलेटेड है, ओके। क्योंकि सिक्किम को अभी 1975 में बना था। कितने साल हो गए? 50 साल तो बता दो, 2025 तक कितने साल हो गए? 50 50। 50। इसलिए कह रहा हूँ पढ़ के जाना, ठीक है। Yes, sir. यूपी वाले भी पढ़ लेना, क्योंकि यूपी में बाहर का ज्यादा आता है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड है, मॉनेटरी पॉलिसी से। व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? ये क्वेश्चन हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में करा था। सर मॉनेटरी पॉलिसी पिछला लेक्चर हम अटेंड नहीं किया था, नहीं देख पाए। अच्छा, मेजर फंक्शन नहीं। व्हाट इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पूछा नहीं होगा। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। ए, डेवलपमेंट, बी, इन्फ्लेशन कंट्रोल, सी, बताओ। सर इसका आंसर होगा बी। एक इंसान बोल रहा है बी आंसर होगा, जो सही आंसर था इन्फ्लेशन कंट्रोल। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में, चेक में रखा जाए, ओके। डेवलपमेंट बाय यूजिंग बाकी, द। हाँ, बाकी सब सेकेंडरी है। ओनली एंड सोल फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शन सबसे पहले इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन का जो रेंज है उसको चेक में रखना, ओके। भाई इतने लोग आए थे, गए कहाँ सारे?
कोई बात नहीं। सर आज कुछ है ना, इसी वजह से सर। आज क्या है भाई, रोज रोज कुछ ना कुछ हो जाए। नेपाल में हुआ जो कुछ हुआ, यहाँ वाले क्यों भाग गए? सर बिहार, मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग बिहार की वजह से, जैसे दीपिका हो गई, वो बिहार दीपिका में तैयारी ठीक है। कर रही है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम सुना है नाम? मिनिमम रिजर्व सिस्टम अभी दिक्कत अभी नहीं है, दिक्कत अभी जब प्री आएगा ना और क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, तब यही लोग आएंगे, फिर बोलेंगे सर ये आ नहीं रहा समझ में। अब कैसे समझा दूं? सर जैसे आप जो बता रहे, हम्म। आशु आवाज चलेगी, जब तक आशु की आवाज आ रही तक हम कंटिन्यू करते हैं। तो करेंसी को प्रिंट करने के ना तरीके होते हैं, मतलब कि तरीके इन द सेंस, करेंसी ऐसा नहीं होता कि करेंसी को तुम कभी भी जब मन किया तुमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। आज गवर्नमेंट को 1000 रुपए चाहिए तो हमने 1000 रुपए उठा के प्रिंट कर दिया, ठीक है, ऐसे नहीं होता। एक तुम्हारा होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एक होता है तुम्हारा प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। तो जब भी सेंट्रल बैंक को पैसे प्रिंट करने होते हैं तो दे हैव टू मेंटेन अ बफर, या फिर तुम समझ लो एक तरह की सिक्योरिटी, ठीक है, जो उनको मेंटेन करके रखनी होती है। इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान रखते हुए तब भी पैसे छाप सकते हैं वो, ऐसे नहीं कर सकते कि कभी भी प्रिंट कर दिया उठा के। तो इंडिया क्या फॉलो करता है? इंडिया फॉलो करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या है? आरबीआई को गोल्ड और हार्ड करेंसी, ठीक है, 200 करोड़ रुपए की मेंटेन करनी होगी अपने मिनिमम रिजर्व सिस्टम में, तो वो पैसे को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सर ये 200 करोड़ था या 115 करोड़ था? 200 करोड़, 200। जिसमें गोल्ड तुम्हारा होगा 115 और तुम्हारा हार्ड करेंसी होगी 85 करोड़। ओके, अब ऐसा किया क्यों जाता है कि भाई हर नोट में क्या करता है यार, प्रॉमिस आरबीआई गवर्नर कहता है मैं भारत को इतने रुपए देने का वादा करता हूँ। ओके, अब अगर स्टेट पीएससी देने जा रहे हो तो तुम्हें वो कहाँ कहाँ पे हैं हमारी प्रिंटिंग वाली चीजें वो याद होनी चाहिए। एक तुम्हारी नासिक में, एक देवास में है, ये दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, ठीक है। ये महाराष्ट्र हो गया और देवास कहाँ पड़ता है? एमपी। ओके, एक तुम्हारा मैसूर में है और सलबोनी वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। ये होती है, ये तुम्हारी आरबीआई के अंडर है, ठीक है। इनको आरबीआई ओन करता है, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। इनको ऐसे याद कर सकते हो अपने, तुम्हारे पहले वाले दो नाम है वो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर के नाम है, SNMHD करके नहीं होती है। अरे तो ऐसे भी याद कर दो, प्राइम मिनिस्टर का नाम है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल याद रहेगा। जी। अच्छा, हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट कितना छाप सकता है आरबीआई? सर ये हाईएस्ट शायद 10,000 तक का। ठीक है, किसी ने 10,000 का देखा है नोट, कभी देखा है? सर देखे हैं, लेकिन वो उस पे मतलब छप के सिर्फ ना नहीं होता है, मतलब के शो पीस के लिए वो रखा है। नहीं, मैंने देखा है दशहर का लोन 1978 में डिसकंटिन्यू हो गया था दशहर का लोन तुम्हारा। यस सर, मैंने भी देखा, लेकिन मेरे को सर पता है कि वो अभी सिर्फ सुनना शो पीस होके शायद रखा हुआ। अच्छा, 1 रुपए के नोट में किसका होते हैं? मैं पता होगा तुमको इसीलिए पूछ ले रहा हूँ। 1 रुपए के नोट में किसके सिग्नेचर होते हैं? सर 1 रुपए का नोट में फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट इशू करती है तो फाइनेंस सेक्रेटरी का फाइनेंस में, फाइनेंस, ठीक है। और इसमें प्रॉमिस नहीं होता कोई,
याद रखना। कॉइन्स मिंट कहाँ होते हैं? कॉइन्स तुम्हारे मिंट होते हैं, एक तुम्हारा सेंटर है हैदराबाद, कोलकाता। दूसरा नोएडा, मुंबई, कलकत्ता, ठीक है। हाईएस्ट कॉइन कितने का प्रिंट कर सकते हैं? हाईएस्ट मैक्सिमम कॉइन सर वो 1,000 रुपये का। 1000 का। किस एक्ट के अंदर है आता है ये? सर एक्ट आरबीआई एक्ट थी ना 1934 के। हर चीज आरबीआई एक्ट के अंदर थोड़ी ना। सेक्शन 24(2) ऑफ आरबीआई। कॉइनेज एक्ट, अच्छा सॉरी। ठीक है। लोएस्ट जानते हो 50 पैसा, ठीक है। चलो मिनिमम रिजर्व में तो तुम एक मिनिमम रिजर्व बना के रखते हो। प्रोपोर्शनल रिजर्व क्या होता है? मिनिमम रिजर्व में क्या होता है 200 करोड़ तुमने मेंटेन करके रखे हैं, तुम उसके बाद अपनी करेंसी प्रिंट करते जा रहे हो। प्रोपोर्शनल रिजर्व में क्या होता है, जैसे जैसे तुम्हारी करेंसी प्रिंट करने का अमाउंट बढ़ता जाएगा, ओके, जो तुम्हारा रिजर्व है वो भी उसी के प्रोपोर्शनल में बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल में ये फिक्स नहीं होता है, ये बढ़ता जाता है जैसे तुम करेंसी का अमाउंट बढ़ाते जाओगे। डेवलप कंट्रीज में ज्यादा यूज होता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक में। ये लेक्चर से इकोनॉमी इतनी अच्छी तो है नहीं किसी की, मुझे पता है, तो इतने कम लोग क्यों आते? इससे ज्यादा तो एथिक्स सुनने आते तो लोग, या तो मैं बहुत बोरिंग पढ़ाता हूँ सर इकोनॉमिक्स। शायद इकोनॉमिक्स में ना सब इकोनॉमिक्स में सबको डर लगता है मेरे हिसाब से। भाई डर नहीं समझोगे नहीं अभी तो कहाँ जाओगे? इकोनॉमिक्स से भाग के प्री कभी नहीं निकलेगा, भूल जाओ। इकोनॉमिक्स से जो भागा उसका प्री का, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स उनको पढ़ के जानी ही जानी है, उनके बिना तो प्री सर निकलनी मेरे है। बैच में ना मेरे बैच में लोग क्या करते थे, इकोनॉमिक्स को ना सिर्फ नोट्स बनाते थे, ठीक है। और कभी भी क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कभी नहीं करते थे बीच में। वो लोग इकोनॉमिक्स में ना इकोनॉमिक्स को ना लास्ट रिजॉर्ट बना के रखते हैं कि ना आखिरी में रिवीजन करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे तभी निकलेगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। कभी नहीं होगा। इकोनॉमिक्स तुम्हारे बिना समझे, बिना क्वेश्चन सॉल्व करे आ ही नहीं सकती है। जब तक समझोगे नहीं इकोनॉमिक्स तब तक भाई पता नहीं होगा भाई कुछ लोगों को, या फिर मैं बहुत बोरिंग पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स। लेकिन अब नहीं ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स ऐसी है, क्या कर सकते हैं। मैं इकोनॉमिक्स को और इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता इससे ज्यादा। मैं तो वहाँ तब पे भी बहुत मुजरा थोड़ी करना है। तो यार सर एग्जैक्टली। कहना है क्या कि ना मतलब समझ में आना चाहिए। जैसे आप जो बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हम इन्फ्लेशन वाला जितना भी क्लास अटेंड किए, आप मेरे को बताए, हम क्रॉस क्वेश्चन किए, आप मेरे को समझा दिए। उससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि कुछ मतलब इसमें नहीं। आपने पहले दिन ही बताया था कि ना हम लोगों को जीनियस नहीं बनना, साइंटिस्ट नहीं बनना, पढ़ो एग्जाम तो निकालो, बात करते। हाँ, तुमको इकोनॉमिक्स की डेप्थ में थोड़ी, अब इकोनॉमिक्स की बहुत डेप्थ में जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं कहता अब हूँ वो जितना वही जाएगा सर सिंपल। ना जिसका एग्जाम जिसका ऑप्शनल होगा। इकोनॉमिक्स जो जहाँ आएगी वो जनरल सेंस में कैसे इकोनॉमिक्स होती है, क्योंकि अभी तो खैर अभी तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार बैंकिंग सिस्टम। ये तो ऐसा टॉपिक है भाई, इसको तो करने वाला है, इससे तुम्हारा डन क्वेश्चन आने ही आना है बैंकिंग सिस्टम से। इसको नहीं करोगे तो फिर कहाँ ही जाओगे, फिर क्या ही करोगे। खैर हम लोग और YouTube पे भी इतने लोग देखते नहीं है कि व्यूज बहुत आते हो, तो मुझे लग रहा है बाहर में देख रहा हूँ, बाद में भी नहीं कोई देख रहा है। नाम जाने बाहर में, ये भी मुझे दिक्कत बताएं कि अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रीलिम्स के टाइम पे सब ढेर होना शुरू होंगे। अभी सब बहुत मस्ती में, हम और लोन वोल्फ उस दिन डिस्कस कर रहे थे। अभी सब बहुत मस्ती में कि ठीक है हो जाएगा। अभी जैसे ही दिसंबर होगा ना, और पहला जब आप प्री का टेस्ट दोगे और नंबर नहीं आएंगे 2-4 प्री के टेस्ट के बाद, तब
तभी लोन लो कह रहे थे भाई फ्री मत रखना। मैंने कहा नहीं मैं फ्री ही रखूंगा। इसलिए वो कह रहा था फ्री मत रखना। खैर हम क्या ही कर सकते हैं, अपने लोग करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। तो कितने, पहले बताओ कौन से एक्ट में क्लासिफिकेशन मेंशन्ड है? एक्ट कौन सा है? ऐसे तो याद नहीं आ रहा। सर क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक लिस्टेड एज सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 शायद। सही बात, और क्या अच्छा, हाँ सेकंड शेड्यूल। हाँ क्या सोच रहा रमेश जी? सीधे सीधे आरबीआई एक्ट 1934 सेकंड शेड्यूल, दो कैटेगराइजेशन पे रख। आरबीआई एक्ट सही, लेकिन शेड्यूल वही नहीं पता। शेड्यूल याद रखो, आरबीआई एक्ट 1930 सेकंड शेड्यूल। दो हैं तुम्हारे, एक तुम्हारा है शेड्यूल्ड बैंक, एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल। तो मेजर क्लासिफिकेशन है। अब इसके आगे तुम जितनी क्लासिफिकेशन कर पाओ अभी हम लोग करेंगे। अच्छा, क्या इन शेड्यूल्स में चेंजेस हो सकते हैं कि ये शेड्यूल फिक्स है कि जो बैंक कर दी गई वो बैंक कर दी गई? चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, चेंजेबल है। अरे वो कॉमन सेंस से भी सोचो कि चेंजेबल हो हाँ, जाएगा। तो कल को कोई बैंक नहीं बची और शेड्यूल बैंक है तो तुमको करना पड़ेगा ना आरबीआई एक्ट में चेंज, यहाँ से उसका नाम हटाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, शेड्यूल बैंक में जो आ गई उनकी क्या होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर उनके ऊपर क्या असर होता है? सर बैंक्स को कैपिटल क्या कहते हैं 5 करोड़ या उससे अबव रखना पड़ता है। तो शायद 100 करोड़ और पेड अप कैपिटल, जी सर 1000 करोड़। पेड अप कैपिटल 5 करोड़ एंड अबव, मिनिमम शायद 5 करोड़, हाँ उससे मिनिमम अबव आप 5 करोड़ है कि 5 लाख है? 5 करोड़ होगा। 5 लाख है, 5 लाख है। 5 5 लाख, कैश हाँ रिजर्व बेसिस। ठीक है, 5 लाख है मिनिमम। पेड अप कैपिटल होता क्या है, यही बता दो। व्हाट इज पेड अप पेड अप कैपिटल? कैपिटल नोट्स में लिखाया गया था क्या पेड अप कैपिटल, इसलिए बोला? नहीं लिखाया तो नहीं जाता, लेकिन वो शेयर होल्डर्स जो रिसीव करते हैं ना। पेड अप कैपिटल सीधे समझो, अगर अब देखो यहाँ पे कॉमन सेंस सोचा कैसा रहा है। शेड्यूल बैंक है, सेटअप के टाइम पे ये बोल रहा है आरबीआई एक्ट कि सेटअप के टाइम पे 5 लाख का पेड अप कैपिटल मिनिमम होना। तो सबसे पेड अप कैपिटल का सबसे कॉमन सेंस क्या होगा कि भाई इस्टेब्लिशमेंट के टाइम जितना पैसा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे जिनका होगा बैंक, वो 5 लाख होना चाहिए। तो यानी एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कंपनी का जो प्रमोटर होगा और जो अदर शेयर होल्डर होंगे उनका जितना पैसा उसमें इन्वेस्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, पेड अप कैपिटल। कंपनी का प्रमोटर यानी बैंक का जो प्रमोटर होगा, मेन ओनर, और जो अदर शेयर होल्डर्स होंगे, मान लो दूसरे लोग छोटे छोटे शेयर होल्डिंग करें, उनका जितना पैसा इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे इन्वेस्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, पेड अप कैपिटल। सिंपल, ठीक है। अब तुम शेड्यूल बैंक हो और क्या होगा भैया, शेड्यूल बैंक को तो मॉनेटरी पॉलिसी भी अपनानी पड़ेगी तुम्हें। ओके, नॉन शेड्यूल बैंक के ऊपर नहीं अप्लाइड होती, बट शेड्यूल बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करनी ही करनी है, यू हैव नो चॉइस। बाकी रिटर्न में क्या इनको मिलता है भाई, आरबीआई से हेल्प ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं वगैरह वगैरह, जो फैसिलिटीज आरबीआई प्रोवाइड करती है। अब थोड़ा हम जरा क्लासिफिकेशन का चार्ट बना लें अच्छा सा। शेड्यूल बैंक्स कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक तो तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा कमर्शियल बैंक हो जाएंगे एक, ठीक है। कमर्शियल बैंक में दो हो जाएंगे, पब्लिक सेक्टर, ऑपरेट प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में तुम्हारे दो हो जाएंगे,
इंडियन, HDFC, इंडियन और फॉरेन, फॉरेन। है ना। फिर तुम्हारा एक आता है पेमेंट्स बैंक, और इन्हीं का भाई मान लो स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक। और फिर आरआरबीज आ गई तुम्हारी, और फिर रीजनल रूरल बैंक। हाँ, फिर आ गई तुम्हारी कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव बैंक्स स्टेट की होंगी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब नाम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यूसीबीस। अब इनके स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे, इनका आगे भी स्ट्रक्चर है, बट मेजर ब्रॉडर स्ट्रक्चर तो ये है ना। तो इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है, इनके बारे में पढ़ना 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 है, और इनके बारे में पढ़ना है। अब देखो गवर्नमेंट यूपीएससी जो है यहाँ से पूछ पूछ के थक गया, तो तुम हार्डली यहाँ से क्वेश्चन देखोगे। इस समय उसके यहाँ से भी उसने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, आजकल ये फेवरेट बने हुए हैं, कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर भी लेकिन हमें ये तो पढ़ना है, हमें नहीं पता आरबीआई का मूड कब, आरबीआई बोल रहा हूँ, यूपीएससी का मूड कब चेंज हो जाए। ठीक है। अब कमर्शियल बैंक जो है, इनका मोटिव क्या होता है? ऑफ कोर्स प्रॉफिट कमाएंगे भाई, कमर्शियल है। एक स्टेटमेंट देता हूं, इसको बताना। एवरी नेशनलाइज्ड बैंक, एनबी लिख रहा हूं, नेशनलाइज्ड बैंक is a public sector bank. Every public sector bank is a nationalized bank. कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत? फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट वाला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा भी सही है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक जरूरी थोड़ी है नेशनलाइज बैंक होगा, क्या तो पता सही शेयर होल्डिंग उसका। गलत होगा ना। नहीं, फिर भी शेयर होल्डिंग कभी कभी पब्लिक सेक्टर जो होता है। नेशनलाइज, इसी स्टेटमेंट के लिए मैंने ऊपर नेशनलाइज बैंक में एक चीज मिस करी थी जानबूझ के। नेशनलाइज बैंक तभी होगा जब जब उसका फॉर्मेशन हुआ था। नेशनलाइज बैंक तभी बोलेंगे उसको जब उसका फॉर्मेशन हुआ था, तब वो एक प्राइवेट बैंक था, लेटर ऑन वो गवर्नमेंट बैंक बना, तो तुम उसको नेशनलाइज बैंक बोलोगे। ठीक है, ये कंडीशन होना जरूरी है, फॉर्मेशन के टाइम पे वो प्राइवेट बैंक होना चाहिए। जैसे बैंक ऑफ कलकत्ता बना था, क्या कहते हैं, एसबीआई। बैंक ऑफ कलकत्ता एसबीआई नहीं बना था, इंपीरियल बैंक बना था, अभी तो बताया सर। वही तो कह रहा हूँ। और नहीं, जैसे मान लो तुम्हारे बहुत सारे बैंक जो भी तुम्हें पता है मेरा नोट्स मेरे को हार्ड दे रहा, पता नहीं क्या हुआ। प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे जितने भी बैंक थे उन सबको नेशनलाइज ही किया गया था, और जो बाद में भी तुम्हारे बने थे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उनको भी 1980 में हमने बहुत सारे बैंक्स को नेशनलाइज किया था, 69 और 80 मिला के। ठीक है, 14 और शायद कुछ 20-21 बैंक थे, उन सबको नेशनलाइज किया था। तो जितने भी उस टाइम में प्राइवेट बैंक को क्या ये स्टेटमेंट सही है? एक सेकंड सर, सॉरी बीच में बोल रहा हूं। बोलो। ये स्टेटमेंट सही है? The Bank of Calcutta was established in 1806 and later it became SBI after nationalization of Imperial Bank in 1955. हाँ, उसमें वो बोल क्या रहा है, स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि बैंक ऑफ कलकत्ता बिकेम एसबीआई। बैंक ऑफ कलकत्ता इस साल में जो स्टैब्लिश हुआ वो एसबीआई बना जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तुम्हारा एसबीआई बन गया, नेशनलाइज हो गया उसके। तो अब कोई भी, जैसे मान लो कोई भी बैंक, मान लो प्राइवेट से गवर्नमेंट हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना जितनी बैंक की ब्रांचेस चल रही हो सब सारी बंद हो जाएंगी, इट्स जस्ट दैट कि वो नेम चेंज हो जाएगा। और तुम्हारा बैंक ऑफ कलकत्ता, मुंबई, बॉम्बे और
मद्रास मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने, तो बैंक ऑफ कलकत्ता वॉज पार्ट ऑफ इंपीरियल बैंक, जो बाद में जाके एसबीआई बन गया। अगर उसमें बीच में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ना लिखते वो, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता। अच्छा, इनको मिला के इनका टर्म पता है ना, डिफरेंशिएटेड बैंक भी बोलते हैं इनको, दोनों को मिला के। ठीक है, पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे लार्जेस्ट बैंक कौन सा है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से? HDFC। HDFC। मार्केट कैपिटलाइजेशन में HDFC है। ठीक है। एसेट के मामले में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ICICI। नहीं सॉरी, प्राइवेट बैंक के बारे में। नहीं, कोई भी बैंक इंडिया का एसेट में सबसे ज्यादा। सर SBI, ऑफ कोर्स SBI सर। ब्रांचेस के SBI मामले में रहेगा ना। ब्रांचेस के मामले में मुंबई ये भी ब्रांच। शायद SBI ही होगा, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है, पूर्वांचल जो मर्ज हुआ। नहीं, SBI है। ठीक है। SBI, हाँ। वर्ल्ड में अच्छा कौन है सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू के हिसाब से? ICICI। JP मॉर्गन चेस। ठीक है। JP मॉर्गन, हाँ। सर शॉर्ट्स देखे थे उसका रील्स में, जिसमें कह रहा था वी कैन ट्रांसफर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर एवरी डे। JP मॉर्गन चेस लेकिन इंडिया में ऑपरेशन नहीं है। ठीक है। इंडिया में इसका बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता है। ऑफिसेज हैं बट बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते इंडिया में। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोन एसेट के हिसाब से कौन है? ICBC। ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। किस फॉरेन बैंक के इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं? स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। ठीक है। इसका तो हम नाम भी नहीं सुना कभी। सारे नो। RRBs तो खत्म हो जाएगा, 5 मिनट का टॉपिक है। ओके मैं चलो RRBs का बताओ। RRBs कब सेटअप हुए थे? सर ऑर्डिनेंस पास हाँ। ऑर्डिनेंस पास हुआ था सितंबर 1975 में, और RRB एक्ट बन के आया था 1976 में, एक साल बाद उसके। हाँ ठीक है। कितनी RRB स्टैब्लिश हुई थी शुरुआत में सबसे पहले? शायद 5 RRBs इन 4 स्टेट। 5 4 स्टेट। ठीक है। अब वो चाहे तो याद कर लेना, स्टेट तुम्हारे उसमें स्टेट PSC में भले पूछ सकते हैं, ऐसे UPSC में तो नहीं आने वाला। फिर हुआ क्या, धीरे धीरे RBI का नंबर तुम्हारा बढ़ता चला गया, RRBs का नंबर। ओके। इंडिया में अलग अलग जगह होने गए, फिर गवर्नमेंट ने शुरू किया RRBs का मर्जर। क्यों? बिकॉज ऑफ द लोन डिफॉल्ट लॉसेस। क्योंकि इनिशियली जब इनको RRBs को सेटअप किया गया था तो मोटिव ये था कि प्रॉफिट का मोटिव ना रख के बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का था, रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में, जहाँ पे इतनी आसानी से बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड होती थी। बट ओवर द टाइम जब वो तुम्हारा पर्पस फुलफिल हो गया तो ये सब लॉस में जाने लगी। अब लॉस में जाने की वजह से हुआ क्या, गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे खर्चा जा रहा है, बर्डन जा रहा है उस चीज का। तो एक टाइम पे तुम्हारी 196 RRBs थी, इनका सबका मर्जर होना शुरू हुआ धीरे धीरे। ओके।
और इसमें आरआरबी में कैसा परसेंटेज होता है सर गवर्नमेंट? सेंट्रल का 50% सेंट्रल का होता 50% और स्पॉन्सर बैंक का 35 और स्टेट गवर्नमेंट का है, 15। स्टेट का 15। ठीक है, 50, 15, 35। इस समय तुम्हारी अराउंड शायद 40 या 40-20, मतलब कुछ 40 से अराउंड ही है नंबर। तो उसमें से शायद सबसे ज्यादा एसबीआई की हैं, शायद 14-15 है, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद। एसबीआई की सबसे ज्यादा बैंक है। किन 2 स्टेट्स में तुम्हारी आरआरबी नहीं है? अरे क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस लग रहा आउट ऑफ सिलेबस हो? है। मतलब इसके बारे में कभी पढ़े ही नहीं कि कोई गोवा, बैंक तक वहाँ नहीं है। गोवा और सिक्किम। गोवा। ठीक है, अब रीजन बताएं क्या है, क्योंकि नाम सोचो, रूलर है, ठीक है, गांव ही नहीं, रूरल एरिया ही नहीं है। सिक्किम में तो होना चाहिए ना। गोवा में नहीं है, सिक्किम में दूसरे रीजन की वजह से नहीं है। ठीक है, यहाँ रीजन दूसरे, गोवा में है ही नहीं रूरल एरिया, तो स्टैब्लिश कैसे होगा? हाँ, ओके, क्या आरआरबी तुम्हारी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो हमारी रेपो रेट थी, रिवर्स रेपो रेट, वो एमएसएफ था, एसडीएफ था, उसको अवेल कर सकती हैं? सर बट बैंकिंग फैसिलिटी है शायद नहीं कर सकती हैं, क्योंकि बैंकिंग फैसिलिटी जो भी है उसका वो प्रोवाइड किया जाता है शायद नाबार्ड के द्वारा, या फिर आरआरबी प्रोवाइड करती है नाबार्ड को। बताओ प्रॉब्लम। गवर्नमेंट ओनरशिप होता है ना, स्पॉन्सर बैंक और गवर्नमेंट, तो शायद नहीं करती है। यानी तुम लोग करंट, आरबीआई नाबार्ड करता है यार ओनरशिप ये तो स्पॉन्सर। पढ़ना चाहिए। 2020 में ही अमेंडमेंट हुआ था, 2020 में ही अमेंडमेंट बोल रहा हूँ, 2020 में ही गवर्नमेंट ने पास किया था कि आरआरबी जो हैं उनको एलएफ के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, तब से वो जी। एलएफ के अंदर हैं। आरआरबी तुम्हारी जो शेड्यूल्ड आरबीआई है, आरआरबी है, वो तुम्हारी एलएफ फैसिलिटी कर सकती हैं। और वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, नाम सुना है ये, सीबीएस? हाँ हाँ। ठीक है, उसके अंडर भी आएंगी, प्रोवाइडेड उनका जो CRR है वो 9% होगा। अभी इसके टर्म अभी सुन लो, बताऊंगा बाद में जब हम लोग वो पढ़ेंगे, बेसल नॉर्म्स। ये CRR तुम्हारा बेसल, ये क्या होता है, इसको बेसल नॉर्म्स जब पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा। ओके, कभी कभी ऐसी चीजें, बेसल नॉर्म्स पढ़े हैं ना, ये मत करे ना ये नहीं पढ़ा है। पढ़े हैं सर, बेसल नाम बिना कैसे इकोनॉमी। हाँ, मतलब नहीं भाई, जब तुम लोग ऐसी ऐसी चीजें नहीं पढ़ा रखा है तुम्हें डर लग जाता है। तो आरआरबी इसका ये याद रखना ना, क्योंकि ये भी पढ़ा होना चाहिए था, 2020 का है भाई, जब मैं एग्जाम दे रहा तब का टाइम का है। तो ये तो तुम्हारे, अब तो नहीं, ये तुम्हारे, तो करंट अफेयर वाला सिचुएशन कुछ क्लास में बताया ही नहीं थे। अब तो ये स्टैटिक हो गया है। मेरे टाइम पे 2020 बता रहा हूँ, तब का करंट वही अफेयर। तो। अब तो ये स्टैटिक का पार्ट होना चाहिए ना। अब तो हो ही गया, वो कब के 3 साल हो गए, वो 3 साल कह रहा हूँ, 5 साल होने वाले। ये तो मैंने तुम्हारे, सुब्रत सर से पूछा भी था कि सर ये ऐसा कोई है जैसे स्टैटिक पर, रीजनल रूरल बैंक से ही तो पूछा था। तो फिर वो बोले कि करंट अफेयर पार्ट है, वो रहने दो। अच्छा, बोले ठीक है। तो असु भी तो साथ में गया था एक बार। तो तुम्हारा आरआरबी इसका मेनली यही है। और जो तुम नाबार्ड का बोल रहे थे ना, नाबार्ड का भी, नाबार्ड की फंक्शनिंग हमें पढ़नी है, तब उस टाइम पे यहाँ पे आरआरबी में क्या रोल होता है नाबार्ड का बता दूंगा वो। ठीक है, नाबार्ड तुम्हारा रीफाइनेंस एजेंसी है, ठीक है, कोई बैंक वगैरह नहीं है। नाबार्ड को बैंक की तरह मत समझो, नाबार्ड इज रीफाइनेंस एजेंसी तरी। अभी उसका क्या फंक्शन है, जब नाबार्ड पढ़ेंगे, फिर नाबार्ड पढ़ने में फिर 3-4 चीजें और कवर होंगी, उस टाइम में बताऊंगा कि नाबार्ड का आरआरबी में क्या रोल है। आरआरबी में मोटा मोटा यही है। ओके, हाँ, एक नई पॉलिसी आई है, वन स्टेट वन आरआरबी। ठीक है, किस कमिटी का रिकमेंडेशन था आरआरबी के लिए?
कमेटी का क्या नाम था? कमेटी का नाम ही तो सर ये नरसिम्हन कमेटी था। ठीक है। फिर तुम्हारा 2000 आरआरबी, अच्छा जो फंडिंग है आरआरबी की, या फिर आरआरबी जो कैपिटल रेस कर सकते हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट से कर सकते हैं कि स्पॉन्सर बैंक से कर सकते हैं कि बाहर से भी कर सकते हैं? सर अभी तो आप बताए थे कि गवर्नमेंट का 50%, ये पूछ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, गवर्नमेंट का 50%? अगर मान लो अच्छा नहीं। आरआरबी को फंड्स चाहिए, ठीक है, कुछ भी चीज जी। के लिए, तो फंड्स वो सिर्फ गवर्नमेंट से ले सकते हैं कि जो स्पॉन्सर बैंक है उनका वो उससे ले सकते हैं, या फिर बाहर से भी ले सकते हैं, नॉर्मल जैसे लिया जाता है बाहर से एंटिटीज से? सर गवर्नमेंट और सिर्फ स्पॉन्स वो हम्म, बोलो। सर स्पॉन्सर बैंक से ही ले सकते हैं वो। तीनों से ले सकते हैं। तीनों से ले सकते हैं। 2000 गवर्नमेंट स्पॉन्सर तो ओनरशिप है, आउटसाइडर से गवर्नमेंट के परमिशन से लेते हैं ना। 2015 में आरआरबी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, उसके में पहले गवर्नमेंट स्पॉन्सर ही था, उसके बाद आउटसाइड कर दिया गया था कि बाहर से भी ले सकते हैं। प्रायोरिटी प्रायर सेक्टर, परमिशन भी। हाँ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कितना आरबीआई का है होता है? आरआरबीआई क्यों बोल, आरआरबी का कितना जाता है? एसेट का कितना परसेंटेज जाना चाहिए, या फिर लोन का कितना परसेंटेज जाना चाहिए? सर 50%, 75%। आरआरबी की फंक्शनिंग पे क्वेश्चन भी आया था, मैं क्वेश्चन वो ढूंढ रहा हूँ। कल जब होना ना, कल मुझे याद दिया सर, वन स्टेट और वन आरआरबी पॉलिसी जो है, इसका मेंस का पर्सपेक्टिव मुझे बताना, तो मैं थोड़ा कुछ और चीजें रीड कर लूंगा और बता दूंगा। कुछ नहीं है, सिंपल ये है कि भाई ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, ठीक है, क्रेडिट डिलीवरी में आसानी देगा, डिजिटल इंक्लूजन में आसानी देगा, कैपिटल एफिशिएंसी में बढ़ जाएगी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम हो जाएगा तुम्हारा, बेटर गवर्नेंस तो हमेशा ही होता है हर चीज के लिए। तो विच आर द फॉलोइंग ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउसहोल्ड? ओके, पहला आरआरबी, दूसरा नाबार्ड, तीसरा लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ऑप्शन तुम्हारे हैं 1 and 2, 2 ओनली, सी है 1 and 3, 4 है 1 2 3। बताओ। नाबार्ड नहीं होगा, लेकिन ये तो सारे में 2 है। नहीं 2 नहीं है, 1, ये 1 and 3 है। अच्छा, आरआरबी तुम्हारे सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करती हैं? हाँ, सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करते हैं जो शायद वो उनके। सिर्फ एक ही मेंटेन करती है, सीआरआर, एसएलआर नहीं मेंटेन करती। दोनों करते हैं। दोनों जैसे वो किसी जो जिस बैंक से वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, लिंक्ड जो रहते हैं, उसके बेसिस पे मेंटेन करते हैं सर।